नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन क्लास 7। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें फॉरेस्ट से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन रहते हैं, किस तरीके से इसको को बचाना है, क्या इम्पोर्टेंस है, अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और पोल्यूशन का क्या रिलेशन है, ऑक्सीजन CO2 का क्या बैलेंसिंग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें लिखा हुआ है आपके। तो फर्स्ट वन, forest. Forest is a natural habitat for many different kinds of plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। वहाँ प्लांट भी रह रहे हैं और एनिमल्स भी, केवल प्लांट की बात नहीं करना ना। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। अगर आपने फॉरेस्ट को विजिट किया हो, फर्स्ट टॉपिक ही आपका लिखा है कि विजिट टू ए फॉरेस्ट। अगर सबसे पहले आपको अगर इसको अच्छे से इन डेप्थ जानना है तो फर्स्ट वन, फॉरेस्ट का विजिट करना होगा। आपने नहीं भी किया है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है ना। वीडियोस देखोगे तो आप देखना, जैसे आप एंटर होंगे आपको लगेगा एकदम डेंस मतलब आपको प्लांट ही प्लांट नजर आएंगे। और प्लांट की भी वैरायटी देखने लगोगे तो आप देखना कि हर्ब से लेकर छोटा हर्ब, श्रब, ट्री, एक उसमें आपको क्लाइंबर, क्रीपर, सब चीज़ें मिलेगी आपको। तो इसका मतलब है कि वेरियस प्लांट्स, और वो भी डेंस। ऐसा कहीं लगेगा ही नहीं है आपको कि कहीं मिट्टी दिख रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल होता है तो वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, उससे छोटे भी मिलेंगे, नहीं तो घास तो मिलेगी ही मिलेगी। ये नेचर अपने आप बनाता है। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं फॉरेस्ट क्रिएट कर दूँ तो ये बहुत मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है। क्योंकि फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? वाटर, मतलब रेनफॉल होना जरूरी है। क्योंकि रेनफॉल हम नहीं कर पाएंगे, विदाउट रेन कोई भी सीड ग्रो नहीं करता है। उसके बाद में जो सीड को एक तो आपको पानी चाहिए, फिर खाना चाहिए। खाने में हम क्या करते हैं, ह्यूमस की बात करते हैं, जैसे मतलब वो कंपोस्ट वगैरह। तो ह्यूमस जो होता है वो ग्रोथ करने के काम आता है, तब जाके एक सीड ग्रोथ करके एक नया प्लांट बनाता है। और यही प्लांट आगे कटना भी नहीं चाहिए। अगर ये कटिंग नहीं होगी तो धीरे 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 बाय डे वो बढ़ता जाएगा। बढ़ने के बाद में वो बड़े प्लांट्स बनेंगे। और जब डेंसिटी ऑफ प्लांट्स होंगे तब फॉरेस्ट का क्रिएशन होता है। तो ये नेचर ही कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है नेचुरल हैबिटेट। इसके लिए बोला गया है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत से लोग रह सकते हो, है ना, लिविंग लिविंग कंडीशन, लिविंग प्लेसेस, वहाँ हैबिटेट का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पे सिंपल देखिए, चींटी से लेकर चूहा, गिलहरी, उसके बाद में खरगोश, आगे भी बहुत सारे जानवर, जैसे जैसे मंकी, लोयन, है ना, लेपर्ड वगैरह, सारी चीज़ें वहाँ रहती है ना। उस केस में क्या हो रहा है, वेराइटी ऑफ प्लांट, वेराइटी ऑफ एनिमल, और वेराइटी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, सब चीज़ों की वेराइटी, और सब लोग आराम से रह रहे हैं, और उनका एक आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है ना। वो हम फूड चेन में पढ़ेंगे बाद में। तो आपको क्या है, पहले रेन का विजिट करना है, वहाँ देखना है कितने टाइप के प्लांट्स हैं, तो आपको वेराइटी ऑफ प्लांट मिले। फिर एनिमल्स की बात करें तो आप देखना, छोटे से लेकर बड़ा से लेकर बड़ा से लेकर जिराफ, एलिफेंट, ये बाइसन, ये इतने बड़े बड़े प्लांट, इतने बड़े एनिमल, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल, काइंड्स ऑफ एनिमल, ठीक है ना। अब इतने सारे आपको मिल भी गए। उसके बाद आपने क्या देखा कि ये आपने मंकी, डियर, जेब्रा, जेकल, बाइसन, बियर, स्नेक, सारी चीज़ें, क्रोकोडाइल, सारी चीज़ें। क्रोकोडाइल कैसे? क्योंकि आप देखिएगा विदाउट वाटर कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इतने सारे एनिमल्स हैं, इसका मतलब क्या है, इन एनिमल्स का जैसे एक नदियाँ भी वहाँ उसमें आप देखना कि उसमें होगी, और उसके बाद में एक कुछ वाटर सोर्सेज भी होगा जहाँ पर पानी इकट्ठा होता होगा, तालाब टाइप का होगा, झील टाइप का होगा। अदरवाइज ये जानवर वहाँ रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो डेली पानी चाहिए। ऐसा तो ही नहीं कोई पानी देने जा रहा होगा, नहीं, नेचुरली यहाँ पे कोई स्टोरेज ऑफ वाटर होगा, जैसे तालाब वगैरह। और ये तालाब भी कहाँ आ रहा होगा, जैसे आप रेनफॉल हो रहे हो तो वहाँ पे रिवर का फ्लो होगा। रिवर का फ्लो होगा तो कहीं तो जाके रुकेगी। ऐसा पॉन्ड जरूर होगा, वो उस पॉन्ड में आप देखना क्रोकोडाइल भी होंगे, और छोटी मोटी मछली वगैरह सब चीज़ें। वो एक वाटर हैबिटेट जो है, वहाँ पे जितनी चीज़ें हो सकती है ना, क्रेब, आपके फिशेज, क्रोकोडाइल, छोटे स्नेक वगैरह, सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। अब आपने ये सब चीज़ें फॉरेस्ट में देखी। इसके बाद में आपने देखा कि अच्छा प्लांट, ट्रीज कौन कौन से हैं? तो आपने क्या देखा, टीक का पेड़। टीक बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होते हैं,
बैम्बू भी आप देना छोटे नहीं मिलेंगे वहाँ, बड़े बड़े, क्यों, कोई कटिंग तो करता नहीं है। ये फिग, फिग का कितना बड़ा ट्री देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे 200 साल पुराना है। क्यों? क्योंकि 200 साल से वहाँ के कोई एंटर करेगा तब ना कोई, और एंटर करने के बाद में आपको लाइन से सामना करना पड़ा है या बड़े बड़े जानवरों से, तो आप देखना कि वो आप किल कर देंगे, वहाँ कोई जाएगा नहीं, जैसे घबराहट होती है वहाँ जाने से। फिर आप देना शीशम, फिर कचनार, आंवला, नीम, साल, ये इतने बड़े बड़े ट्रीज है, और ये इनकी डेंस कंडीशन रहती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट में आप देखा कि इवन दो फॉरेस्ट में जो सनलाइट होती है ना वो अंदर एंटर भी नहीं कर पाती, इतना डेंस रहता है। तो वहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, जैसे टीक, बैम्बू, फिग, साल, शीशम, सीमल, नीम, पलास, खेर, आंवला, कचनार। ओके, अब ये इतने टाइप के हैं। अब आपको क्या देखना है कि छोटा है कि बड़ा है, ये देखना है। तो आप देखना है कि टाइप्स, आपने अभी तक क्या देखा है कि नेम वाइज, अब आप देखेंगे इसकी हाइट वाइज। तो आप देखना कि कुछ होते हैं जो एकदम ग्रास टाइप के होंगे, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो छोटे छोटे से होंगे हर्ब टाइप के। तो ये हर्ब, इस हर्ब को खाने वाले हर्बीवोर भी होंगे। हर्बीवोर कौन होते हैं? जो घास खाते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई, डियर हो गया, है ना, खरगोश हो गया, ये सब। अब आप देखना कि कुछ श्रब भी होंगे, जैसे झाड़ी वगैरह होती है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल नींबू की झाड़ी है, तो इस तरीके से श्रब भी होंगे। और आप देखना कि कुछ ट्रीज भी होंगे, बड़े बड़े ट्रीज भी होंगे। अब कुछ इसके ऊपर चढ़ने वाले भी होंगे, जिसको बोलते हैं हम क्लाइंबर। और कुछ यहाँ पे साथ साथ चलने वाले भी होंगे, इसको बोलते हैं हम क्रीपर, है ना। क्रीपर, क्लाइंबर, ट्रीज, श्रब, ये सारे काइंड्स के, इसलिए यहाँ लिखा है सेवरल काइंड ऑफ श्रब, हर्ब, ग्रास, क्लाइंबर एंड क्रीपर, ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये फ्रीली आपको देखना है, ग्रोथ करने के लिए वहाँ एकदम स्वतंत्र है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट कहाँ क्या क्या मिलेगा? आप देखिएगा कि जो कत्था हम जो पान में लगाते हैं वो कत्था वो वहीं से आता है, इसको बोलते हैं अकेशिया कैटेचू, है ना, ये वहीं से आता है। इसके बाद में ये इलायची वगैरह, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं प्रोड्यूस होती है। और इनके बड़े पेड़ होते हैं, श्रब टाइप के भी होते हैं और थोड़े पेड़ के भी होते हैं। ये जो आप देखना, ये दालचीनी होती है, बार्क होती है, छाल होती है, प्लांट की छाल को तोड़ के उसमें भी वो जो उसके अंदर तेल का जैसा मटेरियल है, वो खाने में थोड़ा सा जैसा आप देखना स्पाइसी लगता है। ये सब आते जंगल से ही है, ठीक है ना। इसके बाद में ये देखिए, इसको बोलते हैं हींग। आप देखना, इसको गर्म चीज़ पे किसी पे डालिए, उसमें से एक वो निकलती है अच्छी वाली सुगंधित खुशबू, जिससे आप देखना कि डिस इन्फेक्शन के लिए काम में लेते हैं, सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए हींग काम में लेते हैं, असोफोइटिडा। अच्छा, इसके बाद में ये कुछ सारे आप देखना ऑयल निकलते हैं, जैसे बादाम है तो बादाम का तेल, शीशम का तेल, शीशम का लकड़ी से तेल निकलता है, ये वैक्स भी उसी से निकलता है, वैक्स, है ना। इसके बाद में वहाँ पर वो भी लगा होगा हनी बी, हनी बी से वैक्स बनता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेडिसिन्स, ये इतनी सारी चीज़ें जो है ना, एलोवेरा, ये सब वहीं से आते हैं। इवन तो ये जो आजकल पथरी हो जाती है, पथरी का एक वो पत्थर चट्टा बोलते हैं उसको, वो भी अपने ना जंगलों में ज़्यादा मिलता है। ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो अक्सर आपके काम में लेते हैं, ये जो इसको बोलते हैं लाख। लाख भी क्या होती है? प्लांट का ही प्रोडक्ट है, जिसको आप गर्म करके इस तरीके से आप उसी चपड़ी टाइप का लगाते हैं ना। और ये हनी, हनी को तो हनी कॉम से लेते हैं, जो बीज क्रिएट करती है, नेक्टर क्रिएट कर, नेक्टर को कलेक्ट करती है हनी भी। आकर वो हनी जो होता है ना कॉम्ब, उसके अंदर पुश करती है, जब जब वो वापस उड़ जाती है तो उससे हनी निकलता है, वो हनी क्रिएट किया जा रहा है, मेडिसिन में काम आता है। तो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो आपने क्या देखा? कितने प्लांट, कितने एनिमल, और कितना डिपेंडेंस, कितने मेडिसिन्स, अदर प्लांट्स। अकेशिया कैटेचू नहीं होगा तो आपके पान में जो वो रेड कलर का जो कत्था लगता है वो होगा ही नहीं। लकड़ी, लकड़ी कहाँ से मिलेगी? ये सब प्लांट से ही मिलेगी। और प्लांट कहाँ? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इवन तो आपका जो पेपर बनता है, पेपर बनता है लकड़ी से। तो लकड़ी को तो घिसते हैं, घिसने के बाद उसको लुगदी बनाते हैं, लुगदी बनाने के बाद पेपर बनता है। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब कुछ इनडायरेक्ट रूप से भी होता है, जिसमें हम आपको ऑक्सीजन CO2 का बैलेंस बताएंगे थोड़ी देर बाद। अब आप जब उसके प्लांट को देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जैसे इसका शेप भी अलग अलग है। और शेप भी कैसा कि इसका जो अपर शेप है, दिख रहा है आप, उसका अलग अलग शेप, कभी कभी कॉनिकल, कभी ओवल शेप, कभी मतलब यू राउंड शेप, डिफरेंट डिफरेंट। तो इनको बोलते हैं हम क्राउन। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री
अबाउ द स्टेम, स्टेम है, स्टेम के ऊपर की बात करनी है। अबाउ द स्टेम, अब ब्रेंकियल पार्ट देखना है, ठीक है ना। और इसका जो शेप है ना, वो उसको बोलते हैं क्राउन। ये क्राउन ऑफ द ट्री, क्योंकि अब ना क्राउन कहाँ पहना जाता है, पहले राजा महाराजा क्राउन पहनते थे तो सिर पे पहनते थे, तो ये अपर पार्ट में ही होगा। तो आप देखना कि ये स्टेम, स्टेम के अपर पार्ट में आपको दिखेगा क्या, क्राउन। और इनका शेप के अकॉर्डिंग इनका नेम हो जाएगा। तो इनके कुछ शेप है, देखिए पहली चीज, ये जो आपको लग रहा है पिरामिड टाइप का है, तो इसको बोलता है पिरामिडल। फर्स्ट वन पिरामिडल, ठीक है ना, ये वाला चीज पिरामिड टाइप का है, जैसे पिरामिड ऐसे ही होते थे, है ना, इस तरीके से। तो पिरामिडल हो गया। राउंड, इसे मतलब राउंड जो गोल है वो राउंड, ठीक है ना। ये वेज टाइप का है, ठीक है ना। ये है ओवल टाइप का। ओवल मतलब अंडा, अंडे टाइप का है, देखो इससे, ठीक है ना। ये क्या है, स्प्रिंकलर, ये अलग अलग थोड़ा सा टूटा हुआ है इधर उधर, है ना। ये स्प्रेड हुआ हुआ, स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, स्प्रेडिंग मतलब फैल जाना, तो ये फैला हुआ है हल्का सा। और ये लेयर्ड है ना, ये लेयर है एकदम, ये लेयर्ड है एकदम। तो इस केस में क्या चीज़ है, वो कह रहा है कि ये है स्टेम, स्टेम के अपर पार्ट का है, ये है क्राउन। ओके, और क्राउन के शेप के अकॉर्डिंग उनका नेम हो गया, जैसे पिरामिड, राउंड, वेज, ठीक है ना, ओवल, स्प्रेडिंग, लेयर्ड। तो ये तो हो गया है आपका क्राउन। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है क्या, इसके अलावा होती है कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, तो अभी तक तो आपने ये देखा ये ऊपर का पार्ट, पर एक और चीज़ होती है जो अक्सर आपको बहुत सी जगह दिखेगी, तो इसको बोलते हैं हम कैनोपी। अब होती क्या है, तो पहले तो आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझिए कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो लेमन लैंग्वेज में समझिए कि आप, मैंने मान लिया कि कोई भी एक सिम सिम लगाने वाले, आप देखना कि इस तरीके की छतरी लगा के बैठते हैं, कहाँ पर, रोड साइड में लगाते हैं, वो टेम्प्रोरी होती है। एक ऐसी इस तरीके से होती है ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके की एक छतरी टाइप की होती है ना, इसको हम कैनोपी बोलते हैं। इसमें क्या है, पर्सन कोई आ गया बैठेगा, उस जैसे सिम बेचने वाला है, एयरटेल की सिम, वोडाफोन की सिम, तो वो टेम्प्रोरी एक छतरी लगाते हैं, छतरी लगा के नीचे बैठते हैं, उसके बाद में वो कुछ काम करते हैं, उसके बाद में वहाँ से काम किया वापस चले जाते हैं। तो आप देखना कि कैनोपी का अगर आपने देखा हो रोड साइड में, तो ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ होता है, ये आप देखना कि बड़े बड़े जंगलों में बड़े और छोटे पेड़ दोनों साथ साथ लगते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि ब्रांचेज ऑफ टोल ट्री, मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मतलब कि एक जगह पर ऐसा नहीं है कि एक ही ट्री होगा, एक के साथ में 5-10 ट्रीज होंगे, जिसकी सबसे ऊपर वाली लंब है वो रूफ की तरह कार्य करती है। और जो रूफ की तरह कार्य करती है ना फॉरेस्ट में, उसी को कैनोपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, ब्रांचेज ऑफ टोल ट्री, तो ये वाला है टोल ट्री, ठीक है ना। अब भी कह रहा हूँ कि ये वाली जो टोल ट्री, ये क्या चीज़ है, टोल ट्री ब्रांचेज, ये क्या कर रही है, सबके लिए रूफ। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये और प्लांट है, इसको अंडर स्टोरी प्लांट बोलते हैं ना। अंडर स्टोरी जो प्लांट है इनके लिए रूफ की तरह काम कर रही है, तो ये रूफ बना दिया। और ये कौन है, ये ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ टोल ट्री। पत्ते तो ब्रांच पे लगे ही रहेंगे, है ना, वो लीफ तो अलग चीज़ है, उनके अकॉर्डिंग पूरी एक रूफ टाइप का बन गया है। और ये किन के लिए बना है, अदर प्लांट्स के लिए। कौन से अदर प्लांट्स, ये अंदर वाले, अंडर स्टोरी वाले। और इनके लिए जो ये रूफ है, इसी को बोलते हैं आप कैनोपी। तो ये है कैनोपी, ये नीचे वाले प्लांट के लिए ये कौन कैनोपी है, क्योंकि ये रूफ का निर्माण कर रही है। और रूफ किससे बनी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज में लीफ भी है, तो एक रूफ टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, इसको कैनोपी बोलेंगे। तो क्राउन, क्राउन तो सिर पर पहना जाने वाला है, तो इसका मतलब स्टेम के ऊपर वाला पार्ट, वो पूरा क्राउन। पर अगर क्राउन ही इस तरीके से फैल जाए कि रूफ टाइप की स्ट्रक्चर बन जाए, और सबसे टोलेस्ट, टोलेस्ट वाला सबसे ऊपर जाके यूं बनाएगा, सबसे ऊपर जाएगा यूं ही बनाएगा, और उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट, उसके नीचे आराम से उनके लिए रूफ है, तो तब उसको बोलेंगे कैनोपी। तो दो इम्पोर्टेंट बात समझिए आप, कि एक तो होता है क्राउन, एक होता है कैनोपी। अच्छा, इनकी हाइट अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है। जैसे बांस है बहुत ऊपर तक जाएगा, 200 फीट तक जाएगा, तो सब लोग ऐसे थोड़ी जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, हर सिर्फ वो उनकी हाइट और अलग, तो डिफरेंट हाइट्स के भी होंगे, डिफरेंट क्राउन के भी होंगे, डिफरेंट शेप ऑफ लीफ के भी होंगे। अब लीफ का शेप कैसा होता है भैया, उसमें से सिंपल सी बात है, देखो मैं अगर बात करूँ लीफ, तो जैसे मान लो कुछ लीफ तो ऐसी होती है, ठीक है ना, कुछ लीफ ऐसी होती है, ठीक है ना,
कुछ लीफ और भी तरीके से होती है, और भी तरीके से, मतलब आप और डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि वो, और बनाना की अगर बात करूँ तो मैं इस तरीके की होगी वो। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ तो बनाना की कैसे होती है, ऐसी लंबी सी होती है। तो उस केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट साइज शेप लीफ, फ्लावर, फ्लावर भी डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट साइज शेप के होंगे। फ्रूट्स, हर प्लांट का अलग अलग फ्रूट निकलता है, जैसे बरगद का छोटा सा निकलेगा, नीम का और निम्बोली छोटी निकलेगी, आम का इतना बड़ा, उसके बाद में नारियल होगा तो और बड़ा। इस केस में अलग अलग शेप के, अलग अलग टेस्ट के, सब कुछ अलग अलग, मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, शेप, सब कुछ वेराइटी ऑफ, इन सब का आपको कहाँ मिल पाएगा, वो एकमात्र जगह क्या, वो है आपके फॉरेस्ट। आपकी बुक में भी बहुत कुछ लिखा है, बताता हूँ। ये देखो, मैंने जो आपकी बुक में भी सेम टाइप के मटेरियल लिखा है, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि पहले आप उसका विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, देखो कितना डेंस फॉरेस्ट, ये देखो डेंस फॉरेस्ट का डायग्राम देखो, ऐसे एक पिक लिए किसी ने, कितना डेंस है, मतलब ज़मीन नहीं दिख रही है जबकि इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स है, ठीक है ना। ये एक व्यू ऑफ फॉरेस्ट है, आप जाओगे तो तब दिखेगा आपको। उसके बाद में आप क्या देखोगे यहाँ पे, कि कितने तरह के एनिमल मिलते हैं, देखो मंकी से लेकर और भी है, जैसे बाइसन वगैरह। पानी का सोर्स जरूर होगा, नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इवन दो जहाँ पानी होगा वहीं सारे लोग आके उधर आके पानी पियेंगे, रहेंगे, घूमेंगे, वहीं टहलेंगे, रेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। पेड़ों के बारे में मैंने जो बताया, ये देखो इसकी एक और पिक देखिए, नीम का, शीशम का, है ना, सीमल का, ये बेम्बू का, ये सब के पिक्स ये आपको वहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको जब आप देखोगे तो उसमें कलेक्ट करोगे तो क्या क्या दिखेगा, तो आपको ये सारे वो दिखेंगे, जैसे हनी, हनी दिखेगा, वैक्स दिखेगा, गोंद दिखेगा, एक गोंद में भूल गया था, गोंद भी जो शीशम है उसके, आप देखना आउट ग्रोथ में कुछ लगा होगा, वो निकला कहाँ से, वो शीशम के अंदर के पेड़ से ही आउट ग्रोथ होके बाहर निकला है, ठीक है ना। उसी का लेटेक्स है जो सूख गया बाहर आके, ठीक है ना। ऐसे वैक्स भी होगा, वुडन के मटेरियल, कटेचू मतलब कत्था, कत्था मतलब होता है पान पे लगाने वाला कत्था, ये सारे मटेरियल वहाँ से मिले। फिर अब मैंने आपको क्राउन के बारे में बताया, ये देखो क्राउन के बारे में साफ लिखा है, डिफरेंट शेप ऑफ द स्टेम के ऊपर का प्लांट का शेप वो क्राउन है ना, ये साफ साफ लिखा है, देखो ग्रोन अप होगा, ग्रोन के बाद में ब्रांकी पार्ट, ये जो ब्रांची पार्ट है स्टेम का, ठीक है ना। उसके बाद अबाउ द स्टेम, स्टेम के ऊपर वाला पार्ट ये क्राउन है। इसके बाद में क्राउन के ऊपर होती है कैनोपी, ये भी आपको मैंने बता दी क्या। इसमें भी ये साफ साफ देखिए, ब्रांचेज ऑफ द टोल ट्री सबसे लंबे वाले लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स, एक रूफ की तरह बिहेव करेगा, अदर प्लांट नीचे होंगे उसके ऊपर, और ये सब फॉरेस्ट में ही मिल सकता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में तो कुछ एक्टिविटीज है, ये देखनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है अंडर स्टोरी, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई। ये देखो मैंने कहा छोटे प्लांट होते हैं उसको अंडर स्टोरी बोलते हैं, और कैनोपी होती है वो ऊपर वाली होती है, मतलब ऊपर वाले प्लांट ही रूफ की तरह बिहेव करते हैं। ये देखो ऊपर वाला कैनोपी है, नीचे वाला अंडर स्टोरी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, अंडर स्टोरी अब तक नहीं आया था वहाँ पे, है ना। और ये अगर ये इनका इंटरडिपेंडेंट चलता रहता है, जैसे तेज गर्मी हुई या फिर वो सर्वाइवल होगा, किसी को ठंड में रहना तो नीचे आके रहेगा, किसी को थोड़ा ठंड लग रही है तो ऊपर जाके रहेगा, तो ये अपना मैनेज करते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये कचरा, ये कचरा नहीं है, ये ह्यूमस है ना। ह्यूमस कैसे बना है, देखो ऊपर से लीफ आके गिरेगी तो क्या होगा, फिर रेन भी आके गिरेगी, तो रेन से ये कचरा गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक स्पंजी ब्राउन कलर के मटेरियल में, उस ब्राउन स्पंजी जिसके अंदर पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, और आप दबाओगे ना अगर उसको, तो आप देखना उसमें से ब्राउन कलर का पानी निकलेगा, इसको बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझिए कि जैसे बच्चे बोनबीटा खाते हैं ग्रोथ के लिए, तो ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बोनबीटा का काम करेगा, है ना। ह्यूमस कहते हैं इनको, वर्क लाइक ए बोनबीटा, मतलब ग्रोथ करवाएगा, प्रोटीन का सोर्स है, और सारे जो मिनरल्स वगैरह वो इसी से मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये डेवलप किससे होते हैं, तो ये कह रहा है रॉ मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऊपर से गिर रहा है, लीफ वगैरह है ना, तो ये सब गिरती है ना, तो इसी से बनता है वो। और एक और बात, इसको सड़ाता कौन है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, छोटे छोटे कीड़े से, जिसे हम कभी आप देखना, कभी आपने देखा हो, जैसे मान लो मैंने ये बताया, ये क्या है, ये है काउडंग। आप देखना एक दिन रहेगा, उसके बाद में दूसरे दिन आप देखना इसकी लेयर हो जाएगी एकदम टाइट सी,
3-4 दिन बाद देखना इसके अंदर से आपको छोटे छोटे से पीले पीले कीड़े निकलेंगे। उसके बाद में कीड़ों के बाद में उसको 2-3 दिन और रहने देना, आप देखना कि इसमें से हल्की हल्की सी रेत टाइप का मटेरियल बाहर निकलेगा। वो जो रेत टाइप का मटेरियल है वो ह्यूमस है। पर अगर मैंने काऊ डंग को डायरेक्ट ही प्लांट में डाल दिया, जैसे आपके घर पे प्लांट लगा हुआ, आपने उसको क्या किया, इस काऊ डंग को डाल दिया, तो इस काऊ डंग के कारण से कीड़े पड़ेंगे और कीड़े आपके इस प्लांट में लग जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट काऊ डंग को नहीं डालना है। तो क्या करना है, काऊ डंग को पहले आप इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले कीजिए। उसमें जो कीड़े होंगे वो अपने आप डेवलप होते हैं, वो डेवलप होकर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे, और उस ह्यूमस को डालोगे ना तो वो यूज़फुल है। ये काऊ डंग वाला डायरेक्ट डालोगे कीड़े पड़ जाएंगे उसमें डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक उसमें उसको अभी तक डीकम्पोज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया, एक एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको डीकम्पोज कर रहे हैं। डीकम्पोज का मीनिंग समझिए, कंपोज है, आपका जो म्यूजिक होता है वो कंपोज होता है, इसका मतलब क्या है, सुर लय ताल मिलाकर म्यूजिक बनता है। तो कंपोज में काउडंग बना कैसे, ये मिनरल वो मिनरल वो ये ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत सारी ऑर्गेनिक मटेरियल सब मिलकर ये क्या होता है, खाद बनता है ना। मटेरियल बनने में जो हुआ वो कंपोजिंग। अब डीकम्पोज का मतलब क्या है, जिससे ही कंपोज हुआ उसमें वापस उसमें मतलब डिवाइड कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, समझ लीजिए, जिससे बना है उसमें वापस उसको फैला दिया जाए, उसको बोलते हैं डीकम्पोज करना। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल बोलूँ कि A+B+C+D, है ना, ये इनसे इनसे क्या चीज़ बन रही है, इनसे एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसका नाम है ABCD। अब डीकम्पोजर क्या करता है, इस ABCD को फिर से A+B+C+D में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर, जिससे वो कंपोज हुआ उसमें वापस। तो मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स ये सब चीज़ें बनाते हैं हमारी बॉडी को, पर डीकम्पोजर उनको फिर उस मिनरल में कन्वर्ट करता है, रिसाइकलिंग का काम करता है डीकम्पोजर। तो यहाँ आपके डीकम्पोजर के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि आपको याद रखना है, ह्यूमस और डीकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई देखो, ये वाला क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू उस पर वर्क करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे डार्क कलर्ड सब्सटेंस, और उसको बोलते हैं आप ह्यूमस। जो मैंने कहा नहीं, डार्क कलर का स्पंजी का बनता है वो ह्यूमस है। और इसको करने वाला कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अलग नाम दिया जिसको बोलते हैं हम डीकम्पोजर, सिंपल। और ये अगर नहीं हो तो क्या होगा, ह्यूमस बनेगा ही नहीं, ह्यूमस नहीं बनेगा तो जो आपके जो मिनरल्स का रिसाइकल हो रहा है वो नहीं होगा, और रिसाइकल नहीं होगा तो जो नेक्स्ट जो प्लांट बन रहा है उसमें वो मिनरल कहाँ से दोगे। अगर सारे फॉरेस्ट का सारा मिनरल तो खींच लिया किसी प्लांट ने, अब वो प्लांट की डेथ हो गई तो उसमें सारे मिनरल वापस रिसाइकल होंगे, तो नए प्लांट को मिलेंगे, नहीं तो ऐसा थोड़ी खान खुद रही है पूरी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डीकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट जो करना चाहते हो, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप ये पढ़िए, इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग। इसको बैलेंसिंग में करना क्या है, ये प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करता है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, इस CO2 जो कि यहाँ पे आई हुई है, इस CO2 जो इसको एनिमल्स से मिली है, या एनिमल्स में आप देखिएगा ये रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन से क्या होगा, रेस्पिरेशन से CO2 का प्रोडक्शन होगा। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, प्लांट भी रेस्पायर करता है, और प्रोडक्शन किसका करता है, CO2 का। CO2 एटमोसफियर में जाएगा डायरेक्ट, कहाँ जाएगा, प्लांट के पास, औरों के पास जाएगा तो कोई काम आएगा नहीं। ये प्लांट इसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में आपके जो प्लांट CO2 की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, यहाँ पर वाटर भी आएगा, CO2 + वाटर, इन दोनों की हेल्प से क्या बनाएगा, O2 + ग्लूकोज बनाएगा। तो ये जो O2 बनता है ना, ये वापस किसको चला जाएगा, एनिमल को। अगर मान लो प्लांट बैलेंस इसको कन्वर्ट ना करे तो आपके एटमॉस्फेयर में CO2 ही CO2 हो जाएगी। इतनी CO2 हो जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि अब जो 47-48 टेम्परेचर है अभी,
जो आपकी गर्मियों में था 2020 में भी था, 19 में भी था, इस ये टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका मैं अभी बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। पर आप ये देखिएगा कि CO2 से एनवायरनमेंट एकदम बैलेंस बिगड़ जाएगा। इनको आपको डिक्रीज करना होगा। तो जब रिएक्शन होती है तो ये मटेरियल तो काम आएगा, मतलब ये दोनों मटेरियल लेस होता जाएगा। और O2, इससे क्या जनरेट हो रहा है, O2 और प्लस ग्लूकोज, और ये दोनों मटेरियल बनता जा रहा है। तो O2 का बढ़ना ये तो लिविंग के लिए हेल्पफुल है, CO2 का घटना ये भी लिविंग के लिए हेल्पफुल है। और इसीलिए प्लांट और एनिमल के बीच में ये बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो CO2 बहुत हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगी। एक और बात होती है एसिड रेन, कि CO2 और H2O अगर ये दोनों मिल जाएगी तो क्या होगा, इसके बाद में बनेगा H2CO3। ये क्या चीज़ है, ये है कार्बोनिक एसिड। कि CO2 गई एटमोसफेयर में कहाँ तक जाएगी, एक हाइट तक जाएगी। फिर जब आपकी रेन होती है तो आपके क्लाउड्स आए, उनके अंदर वाटर है। अब वाटर और CO2 दोनों आपस में रिएक्ट करती है और बनाती है इस तरीके का एसिड। और ये एसिड फिर क्या होगा, रेन के साथ नीचे आएगा। इसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो CO2 के बढ़ने से एसिड रेन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। दोनों साइड इफेक्ट लिविंग के लिए खतरनाक है। तो लिविंग को रहना है तो प्लांट लगाने होंगे, तभी आप देना CO2 कम कर आएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और CO2 के बदले में वो तो O2 दे रहा है, तो दोनों तरह से फायदा, CO2 का कम होना फायदा, O2 का बढ़ना फायदा। तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सांस लेना ही है। चलो हमें गोंद नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिली, कत्था नहीं मिला तो क्या हुआ, मर नहीं जाएंगे, पर O2 नहीं मिलेगी तो तुरंत मर जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब है कि लिविंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैलेंसिंग। और इसके लिए सिंपल सा है, सनलाइट चाहिए। और ये कौन से वाले प्लांट कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट कर रहे हैं। आप येलो कलर के या ब्लू कलर के ऐसे प्लांट लगाओगे तो कोई काम के नहीं है, या वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंस है उसका। ग्रीन प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता ही क्लोरोफिल की मदद से ही है। तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चारों होगी तो O2 और ग्लूकोज बनेगा, दोनों ही काम की चीज़ है। ग्लूकोज भी क्या होगा, फ्रूट में जाएगा, नहीं तो स्टार्च के रूप में जमा होगा। दोनों ही चीज़ में आप फायदा ही है, या तो प्लांट बढ़े, या प्लांट बढ़ गया है तो फिर बाद में वो फ्रूट दें। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बैलेंसिंग, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द ऑक्सीजन इन द CO2। ठीक है ना। ये बच्चों को जानबूझकर इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि बच्चे ही क्या करेंगे आगे जाकर, प्लांटेशन का काम कौन करेंगे। हमने आज उगाया, कल बच्चों को नहीं पता होगा तो वो काटने के लिए दौड़ेगा, वो भी गलत है। बच्चों को भी प्रेरित करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे काट दिए हैं। क्योंकि जब भी ये आप देखना कि मॉडर्नाइज अभी चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब जब आधुनिकरण आएगा ना, तब तब मशीनी युग में इम्पोर्टेंस घटती जाएगी प्लांट की। और ये हमारी सोच में पैसा पैसा रहता है, तो उस केस में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, औद्योगिक विकास करते हैं, उसमें सब में प्लांट को भूल जाते हैं। और इंडस्ट्री जो बढ़ रही है उससे भी प्लांट को ही फायदा नुकसान है सबसे ज़्यादा। अब जैसे मान लो ये डियर वगैरह सब आराम से कहाँ खा रहे हैं, सब वहीं खा रहे हैं पी रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा एक और बात है, इवन दो इसको, ये जो सेपलिंग ऑफ प्लांट, ये क्या होता है कि आप देखना जमीन है, जमीन के अंदर अब आपके घर में देखना पुरानी दीवार होगी, आप देखना वहाँ पे छोटा सा छेद भी होगा ना, तो भी एक सीड आके गिर गया, तो आप देखना वो प्लांट वहाँ जनरेट हो जाएगा। क्यों, वहाँ से धूल वूल से आ गया ह्यूमस। पानी के दिन आए तो पानी उस दीवार के अंदर, मतलब ये चूने की दीवार है, वैसे सीमेंट की दीवार में एकाएक नहीं होता है। चूने की दीवार में पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो पानी है, ह्यूमस वहाँ पहले ही आया हुआ हवा से उड़ के, और सीड भी हवा से ही आया। इसको बोलते हैं हम सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब देखिए, अगर ये गोट है, इसके ऊपर सीड चिपक गया, इसने कहीं जाके, जैसे मान लो 1 किलोमीटर दूर जाके उसको खुद ही चली, उसने इस तरीके से यूँ यूँ किया हल्का सा यूँ, तो उस केस में वहाँ पे सीड का गिरना, इसको भी सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। हम लोग ऐसे फेंकते हैं, आज यहाँ फेंक दिया, उधर फेंक दिया, इसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। हवा ले गई, पानी ले गया, इन सबको बोलते हैं सीड डिस्पर्स होना, सीड का एक दूसरे फैलना। तो यहाँ हवा, इस ये दीवार का एक छेद है, यह कुछ टूटा हुआ भाग है, वहां पर सीड डिस्पर्स होकर अपने आप आया। कोई उगाने नहीं जा रहा है वहां पे कि पीपल का पेड़ उगाना है, वहां की ह्यूमस अपने आप आ जाता है हवा से।
है ना। उसके बाद पानी, पानी के दिनों में रेनीफॉल होता है, रेनफॉल होने के बाद में यहाँ से क्या हो रहा है, पानी भी आ गया, खाना मिल गया, पीना मिल गया, आराम से प्लांट ग्रोथ कर रहा है। और इस तरीके से लगने वाले प्लांट को बोलते हैं ए सेपलिंग ऑन ए वोल। वोल पे सेपलिंग मतलब छोटा सा प्लांट है, स्प्राउट हुआ है अभी, तो सेपलिंग हो गया ना। तो ये इस तरीके से ये प्लांट के जनरेशन कहीं भी हो सकते हैं, बस उसको खाना और पीना चाहिए। ठीक है। एक और आपकी ये दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ये देख लीजिए, इस ये पिक क्यों दे रखा है आपको। इस पिक में आपको बताया क्या गया है, सिंपल सी बात क्या है कि अगर सनलाइट आएगी तो ये फोटोसिंथेसिस होगा। तो पानी कहाँ से आएगा, तो पानी रेनफॉल के थ्रू आएगा। जितने ज़्यादा क्लाउड होते हैं, वाटर साइकिल में आपको पढ़ाया है, एक ओशियन, ओशियन से बना है इवोपरेशन होके क्लाउड, क्लाउड का मूवमेंट हुआ विंड के थ्रू, और विंड को चलाया है प्लांट ने। तो फॉरेस्ट में इतने प्लांट होते हैं, इतना विंड होता है कि वो सारे जितने भी क्लाउड होते हैं ना उसको खींचते हैं, और यहाँ पर रेन होती है। इसीलिए फॉरेस्ट एरिया में विंड के कारण, और विंड किसने जनरेट की, प्लांट ने, उस प्लांट की विंड से क्लाउड आए और उसने अब रेनफॉल हुआ, बहुत अच्छा पानी पानी रहता है, खूब नदियाँ भी बहती है उसके अंदर। ठीक है ना। और उसके बाद में प्लांट की जो रूट होती है ना, वो सीपेज का भी काम करती है। पानी आया, पानी का एक तो वेग कम कर देती है। ठीक है ना, क्योंकि पानी जैसे मान लो किस पे गिरा, डायरेक्ट गिरेगा तो उसकी सीड वहाँ से सारी सोइल को बहा के ले जाएगा। इसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। टॉप सोइल का एक मान लो हम एक मैं बनाता हूँ क्या है ये, जैसे मान लो ये टॉप सोइल है जिसके अंदर ह्यूमस भरा हुआ है। अभी भी मैंने बताया है कि काला काला ह्यूमस होता है ऊपर की तरफ, स्पंज का, लूजली बाउंडेड। उसके बाद में छोटे छोटे से सैंड होती है, उसके बाद में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, है ना। तो आप देखना कि अगर तेज बारिश आएगी तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बहा कर ले जाएगी। तो सोइल के अपर पार्ट को, जो कि फर्टाइल था, ह्यूमस वाला पार्ट था, लूजली बाउंडेड था, है ना, इस पार्ट को बहा के ले जाना, इसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। सोइल का इरोज, इरेजर आपने नाम सुना होगा, इरेजर। ठीक है ना। इरेजर का मतलब होता है मिटाना, है ना, मिटाना होता नहीं होता, हम कुछ चीज़ मिटाते हैं तो इसको इरेज करना बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा इरेजर है, इससे मैंने क्या किया, ये मिटा दिया, ये इरेजर। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, तेज पानी के बहाव से इस सोइल के टॉप सोइल का, ये जमीन की टॉप सोइल, फर्टाइल लैंड का बह जाना, इसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। पर प्लांट जब होते हैं तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट जो लगते हैं तो इसकी रूट से ये जो मिट्टी होती है ना, इसे बंधी भी रहती है। तब आप देखना कि जो प्लांट, जहाँ पे प्लांट होंगे, जैसे मान लो मैं इसी ग्रीन से बनाता हूँ, जैसे ये प्लांट है, इस ये इसकी रूट्स है। आप देखना कि ये रूट्स जहाँ जहाँ होगी ना, वहाँ की मिट्टी ऐसी बंधी भी रहेगी। अब जब मिट्टी से बंधा होगा तो वो टॉप सोइल बह के नहीं जाएगा कहीं, नहीं जाएगा तो क्या होगा, सोइल इरोजन नहीं होगा। तो सोइल इरोजन को बचाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्लांटेशन कीजिए, जगह जगह प्लांट लगा दीजिए। इतने प्लांट लगाइए कि जितना प्लांट बारिश से तेज आएगा उससे वो टॉप सोइल नहीं हटेगी, सोइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा काम क्या होगा, जमीन के अंदर जो सोइल जाती है ना, वो जमीन को थोड़ा सा पोरस कर देती है। पानी भी जो जाएगा तो उसकी उसी जड़ के साथ साथ नीचे उतरेगा, तो सीपेज को बढ़ा देती है। सीपेज को बढ़ाने से क्या होता है, उसके बाद में सीपेज से अंदर पानी जाता है तो वो पानी का वाटर लेवल बढ़ता है, जमीन का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, वाटर टेबल बढ़ता है। उसका कारण, उसने लूज कर दिया, सोइल को लूज किया तो वो पानी उसके साथ में सीपेज होकर नीचे चला गया। तो इनफिल्ट्रेशन को बढ़ा रहा है, अंदर ग्राउंड वेव को बढ़ा रहा है, वाटर टेबल बढ़ रहा है। तो ये सब सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्राउंड वाटर का बढ़ना मतलब है कि वहाँ पे आपने ना वेजिटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें प्लांट करते हैं। तो अब ये प्लांट पहले तो कैनोपी पे, उस पे क्राउन पे गिरे, है ना, क्राउन पे गिरेगा तो क्या होगा, बताइए। ये क्राउन पे अगर मान लो कि मैंने ये गिरी है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके स्पीड कम हो जाएगा, एक इसके सारे नीचे उतरेगा, स्पीड कम हो जाएगा, सोइल इरोजन नहीं होगा, अंदर और सीपेज होते हुए अंदर जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में ये ये एक वो लिखा है कि वाटर, वाटर अंदर जब सीपेज होगा तो और अच्छी बात है, सोइल में फर्टिलिटी भी आएगी। इसके बाद में डीकम्पोजर जो है वो एकाएक, डीकम्पोजर
सूखे पत्ते को सड़ा सकता है क्या? गला सकता है? ह्यूमस बना सकता है? नहीं, उसको गीला पत्ता चाहिए। तो पानी होगा तब ना गीला होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल वो भी गीला होना चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए। पानी होगा तो फिर डिकम्पोजर काम करेगा। आपके जो, मैं अगर कचरा बोलूँ कि कचरे को सड़ा के बताइए, कचरे को गला के बताइए, आप गीला किए बगैर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं कर सकते हो। बैक्टीरिया वहीं ग्रोथ करता है जहाँ गीला होता है। जैसे सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा, बदबू किस में आएगी? या कौन सी चीज़ सड़ने लगेगी? तो गीला कपड़ा सड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि गीले कपड़े में बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ के लिए उसको पानी चाहिए। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल थिंग्स। और फॉरेस्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फॉरेस्ट पानी तो फॉरेस्ट बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये रेन हो रही है, सोइल इरोजन नहीं होने दे रहा है, उसके बाद डिकम्पोजर आराम से कर पा रहा है, ज़मीन को फर्टिलिटी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है ना। और फिर अगली बार फोटोसिंथेसिस किससे होगा? CO2 एटमॉस्फेयर से मिली, ठीक है ना। वाटर यहाँ से ऊपर चढ़ा, जाइलम इसको बोलते हैं, जाइलम टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम, वो पानी को ऊपर ले जाते हैं, पूरा कॉलम बनता है। तो यहाँ से वाटर गया, ठीक है ना। ये लो, ये वाटर गया। CO2 ये इधर से आई, ये कहाँ से आई? स्टोमेटा से अंदर आती है। एक स्टोमेटा था, लीफ, लीफ के नीचे स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल स्टोमेटा, उसमें से CO2 अंदर आ गई। ये वाटर प्लस CO2 दोनों आ गए। अब क्या होगा? इन दोनों में रिएक्शन होगी, बनेगा क्या? O2। ये लो O2 बनी, ये O2 बाहर निकलेगी, और ये किसको मिलेगी? लिविंग को मिलेगी। इसके साथ में ग्लूकोज भी बना, और वो ग्लूकोज कहाँ काम आएगा? ग्लूकोज आपके जैसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ग्लूकोज स्टोरेज के रूप में स्टार्च के फॉर्म में रहता है, नहीं तो फल होता है तो उसमें चला जाता है ये। तो दोनों ही काम की चीज़ें, O2 भी काम की चीज़ें, फल भी काम की चीज़ें, फल भी उसी से मिलेंगे। तो यहाँ सब मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस होगा, इनमें से दो प्रोडक्ट बनेंगे। उसके लिए सनलाइट जरूरी है, ग्रीन प्लांट जरूरी है, पानी जरूरी है, और ये कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें सब कुछ यही दे रखा है कि आपको किस तरीके से प्लांट्स को ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात और लिखी हुई है, ये इसको बोलते हैं डायनेमिक। ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये है ना डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मैंने दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। पहली चीज़, जो क्लोजली कैनोपीज होती है, आपके जो प्लांट होते हैं ना, वो डेली ट्रांसपीरेशन करते हैं। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, ट्रांसपीरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, इवोपरेशन भी उतना ही तेज होगा। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, ये वेपराइजेशन, इवोपरेशन। ट्रांसपीरेशन, ये जैसे हमारी स्वेटिंग होती है वैसे पानी बाहर निकलता है, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन का पानी के फॉर्म में बाहर निकलना, है ना। पानी मतलब वेपर फॉर्म में ही निकलता, दोनों चीज एक जैसी है, ठीक है ना। अगला, ये क्लोजली अगर कैनोपी होगी, जैसे कैनोपी क्या चीज़ है? ये सब कैनोपी तो है, ये ऊपर की तरफ, मतलब सबसे टॉल वाले ट्री के ऊपर वाली रूफ की तरह है ये कैनोपी। अब ये कैनोपी करती क्या है? जिसकी मल्टी लेयर है, ये देखो बहुत सारे लेयर्स दिख रही है, ये मल्टी लेयर ऑफ कैनोपीज या वेजिटेशन, ये पानी की स्पीड को कम कर देते हैं। और कम कर देंगे तो वो नीचे की तरफ आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेन आ रही है, रेन आ रही है, पर फिर भी उसकी स्पीड कम हो रही है, आपके रूट सिस्टम को खराब नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला, कवर्ड ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट लाइक ए स्पंज। ये ह्यूमस के बारे में लिखा है, जो कि नीचे की तरफ होता है स्पंज टाइप का, और वो डीके मटेरियल है, मतलब डेड एंड डीके मटेरियल को ही डिकम्पोजर कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में। और ये स्पंज में कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा। और पानी जरूरी है। रूट सिस्टम क्या करेगा? पानी खींचेगा भी सही, सीपेज भी करेगा। यहाँ साफ लिखा देगा, रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। ये जो सीपेज के बारे में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूट नहीं होगी तो ये बहुत गड़बड़ रहेगा। इसकी आगे की पिक में आपको दे भी रखा है कि अगर रूट नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम आएगी। और वाटर टेबल, जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो सीपेज होते हुए कहाँ जाएगा? जैसे मान लो ये रॉक है, ठीक है ना, अब वहां तक चला गया तो ये पानी उसमें, और उसका भी अपर लेवल, इसको क्या बोलते हैं? वाटर टेबल, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर का अपर लेवल वाटर टेबल कहलाता है। ये वाटर में पढ़ा था आपने, है ना। जैसे मान लो अगर मैं बोरिंग करूँ यहाँ से, तो बोरिंग करूँगा तो सबसे पहले वाटर टेबल जहाँ होगा ना, पानी वहीं से पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद में तो पानी ही पानी है। वाटर टेबल से पानी स्टार्ट हो जाता है। और वाटर टेबल कितना है? ग्राउंड वाटर लेवल का अपर लेवल,
ठीक है ना। और ये किससे बढ़ता है? रिचार्ज से। रिचार्ज होता है पानी के इनफिल्ट्रेशन से, और उसके लिए रूट हेल्प करती है। ठीक है ना। पानी का गिरना जरूरी है और पानी का अंदर जाना भी जरूरी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। अगर आप पानी यूज करते रहें, रिचार्ज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ये क्या चीज़ होती है? देखो, इसको यहाँ से पढ़ना जरूरी है आपको कि डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक का मतलब था मूवमेंट वाली चीज़। तो यहाँ क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर। सही बात है। हर्बीवोर मतलब हर्ब को खाने वाले। हर्ब का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रीन प्लांट, या कोई भी प्लांट होता है छोटा होना चाहिए, उनको खाने वाले हर्बीवोर। जितनी ज़्यादा हर्ब, उतने हर्बीवोर को पेट भर के खाना मिलेगा, उतना सर्वाइवल ऑफ द हर्बीवोर ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उनको आराम से। इसके बाद लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर मीन्स, ज़्यादा हर्बीवोर होंगे तो क्या होगा? मज़े होंगे कार्निवोर के, है ना। ये फूड चेन की बात चल रही है अभी, है ना। वो कह रहा है कि हर्बीवोर ज़्यादा हो गए तो कार्निवोर के मज़े हो गए। तो वो कह रहा है लार्जर नंबर हर्बीवोर मतलब इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑफ द वेराइटी ऑफ द कार्निवोर। तो कार्निवोर के बहुत सारे टाइप का खाना मिल गया, तो अब सर्वाइवल करेगा कार्निवोर। फूड के लिए पहले प्लांट, प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से डिपेंड करेगा कार्निवोर। और इस तरीके से क्या होगा, मतलब अगर बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, डेंस फॉरेस्ट सब कुछ है, तो उसमें वाइड वेराइटी ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट, वाइड वेराइटी ऑफ द एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड द ग्रो। अब ये जैसे मान लो मैंने कहा बकरी ने क्या किया, यहाँ से गई, यहाँ चिपका के ले गई, वहाँ ले गई, सीड डिस्पर्सल किया। ठीक है ना। इस केस में क्या होगा? फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रोथ करने दोनों के लिए काम आएगा। उसके बाद डेड एंड डीके, उसके ऊपर डीकम्पोजर काम करेगा। वो क्या करेगा? सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट। मैंने रिसाइकल के बारे में बताया इससे पहले। तो वो ऐसा करेगा मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। अब उसके बाद में डीकम्पोजर डीकम्पोज करके ह्यूमस बनाता है। उस ह्यूमस को कौन यूज़ करेगा? वो ग्रोइंग प्लांट। बोनबीटा के बारे में बात की थी, मैंने कहा था ग्रोइंग प्लांट के लिए बोनबीटा है वो। तो ग्रोइंग प्लांट के लिए करेगा और प्लांट बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा? फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक, मतलब मूवमेंट करता रहता है, लिविंग एंटिटी। डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। और इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। ये इसका एक अगर संक्षिप्त में बोलूँ तो क्या लिखेंगे? डायनेमिक लिविंग एंटिटी को फुल ऑफ लाइफ, लाइफ से भरा हुआ एकदम फुल, एंड वाइटलिटी से भी भरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है। अब इसके बारे में फूड चेन के बारे में लिखा है कुछ, जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या लिखा है इसमें। देखो यहाँ क्या लिखा है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो कि पहली बात तो कंपोनेंट्स के टाइप ज़्यादा हैं, दूसरी बात वो आपस में डिपेंड भी कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, पहला ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ठीक है ना। और ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे जो प्लांट जो खुद खाना बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना फूड खुद बना रहे हैं। और किससे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। ठीक है ना। ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, ठीक है ना। और ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिएंट, अपना खाना खुद बनाने वाले। ऐसे एकमात्र ये है ग्रीन प्लांट, जिसके लिए हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। ठीक है ना। और इस ऑटोट्रॉप पे कौन डिपेंडेंट है? तो एक्चुअली ऑटोट्रॉप क्या है? छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, जो भी सारे प्लांट जो ग्रीन है वो सब है ऑटोट्रॉप। पर जो छोटे हर्ब होते हैं ना, उन एनिमल पे कौन डिपेंडेंट है? उन पे डिपेंडेंट है हर्बीवोर। तो हर्बीवोर क्या कहेंगे? ऐसे एनिमल जो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेंगे वो किससे? प्लांट से। तो हर्ब पर हर्बीवोर। और हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है कि खाना वो खुद नहीं बना रहा है। या दूसरी चीज क्या लिखी हुई है कि हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप खुद बना रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? हेट्रोट्रॉप। ये खाना खुद नहीं बनाते और ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप पे। ठीक है ना। जो हर्बीवोर है वो हर्ब पे डिपेंड कर रहे हैं। हर्ब क्या है? ग्रीन प्लांट है, वो भी ऑटोट्रॉप है। ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है खुद का खाना खुद बनाना। हर्ब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉप। हर्बीवोर जो हर्ब को खाते हैं। हेट्रोट्रॉप जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पे डिपेंड है, वो हेट्रोट्रॉप है। तो सेप्रोट्रॉप क्या है?
तो ऐसे एनिमल जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करें, जैसे मशरूम, कहाँ लगेगी, एक लकड़ी का वो पड़ा हुआ है ना, एकदम गला सरा, इसके ऊपर आप देखना कि बारिश आएगी तो बारिश आने के बाद में देखना इस पे सिंपल सी एक मशरूम लग जाएगी इस तरीके से। ये मशरूम किस पे लगी, इस वाले पे, इसको बोलते हैं डेड प्लांट, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डीके मटेरियल, है ना, ये डेड मटेरियल पे उगती है, इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। इसमें नाम भी कैसे निकालेंगे, एनिमल जो फीड डेड एनिमल से न्यूट्रिशन ले, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करेगा, तो फिर डीकम्पोजर डीकम्पोज करेगा। तो डीकम्पोज किससे करेगा, ये आपको पहले ही बता दिया कि डेड प्लांट और एनिमल को, किसमें, ह्यूमस में। अब आया है लास्ट, फूड चेन, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फूड चेन का मतलब ये हुआ कि फूड की चेन है भी ये तो फूड की चेन कैसे निकाली, कि फूड के अकॉर्डिंग ये इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, कि जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ग्रास से, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। इसका मतलब चेन बनी कि नहीं बनी। इस चेन को, जो कि डिपेंडेंट किस पे है, फूड पे, तो ये कह रहा है कि फूड के अकॉर्डिंग एक चेन बन रही है एक दूसरे की डिपेंडेंस पे, इसको बोलते हैं फूड चेन। तो क्या एक ही चेन है क्या, मतलब ग्रास को इंसेक्ट ही खाएगा, नहीं, ग्रास को तो आप छोटा मोटा कोई भी कीड़ा भी खा सकता है, और नहीं तो रेट खा गया, रेट भी खा सकता है ग्रास को, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट को आपने स्नेक ने खा लिया, ठीक है ना, रेट को आपने डॉग ने खा लिया, ठीक है ना, रेट को आपने केट ने खा लिया, केट को आपने डॉग ने खा लिया, डॉग को आपने मतलब लोयन ने खा लिया, लोगन लोयन को ईगल ने खा लिया। इस तरीके से इसको आपने डियर ने खा लिया, इसको आपने गोट ने खा लिया, है ना, किसी ने भी खा लिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चेन्स, ठीक है ना, चल रही है। एक चेन, ऐसा नहीं कि मतलब इंसेक्ट ने नहीं खाया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर किसी ने नहीं खाया तो किसी और ने खा लिया, तो एक साथ बहुत सारी चेन चलती है, तो ये एक वेब बनाते हैं फूड का, ये वेब है ये। और इसको बोलते हैं हम फूड वेब, जिसमें बहुत सारी चेन एक दूसरे पे चल रही है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इनको बोलते हैं फूड वेब। एक चले तो फूड चेन, बहुत सारी चेन चल रही है और आपस में भी एक दूसरे से ऐसा कोई खास नहीं है कि मतलब केट को डॉग ही खाएगा, केट को फॉक्स भी खा रही है, लेपर्ड भी खा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, रेड को स्नेक ही नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, रेड को डायरेक्ट डॉग भी खा लेगा, तो है ना, इस केस में काइट भी डायरेक्ट खा ले। तो इस केस में बहुत सारी चेन चल रही है, इंटरडिपेंडेंट अलग है, उसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है ना। और एक और बात लिखी है कि इसमें जो फूड का जो है चेन, वो फॉरेस्ट में बहुत सारी होती हैं और दूसरे में लिंक्ड है। और ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, मान ली फ्रॉग फ्रॉग ज़्यादा हो जाए, फ्रॉग ज़्यादा हो जाएंगे तो इंसेक्ट कम हो जाएंगे, इंसेक्ट कम हो जाएंगे तो ग्रास बढ़ जाएगा, फ्रॉग ज़्यादा हो जाएंगे तो स्नेक भी बढ़ जाएंगे, को खाने को मिल जाएगा, स्नेक ज़्यादा हो जाएंगे तो ईगल भी ज़्यादा हो जाएंगे। पर समस्या क्या होगी, ये चीज़ कम हो जाएगी, ये चीज़ कम हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ें भी बढ़ गई, और एक इसका तो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कहूँगी स्नेक ज़्यादा हो गए तब क्या होगा, स्नेक का ज़्यादा होना या स्नेक का कम होना, स्नेक कम होगा तो फ्रॉग बढ़ जाएगा, फ्रॉग बढ़ जाएगा तो इंसेक्ट घट जाएगा, इंसेक्ट घट जाएगा तो ग्रास बढ़ जाएगा, और स्नेक घट जाएगा तो ईगल भी घट जाएगा। तो मतलब एक आध चीज़ से मतलब जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं आप, कि अगर एनी फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो ये पूरी की पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करेगी, और हो सकता है कि पूरा जो सिस्टम है ना उसको ही डिस्टर्ब करे, पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा अगर ये इस तरीके से इम्बेलेंस रहा। तो एवरी कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। और अगर हमने रिमूव कर दिया किसी को तो फिर सब चीज़ें इफेक्टेड रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था नहीं, बैलेंसिंग। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ानी है कि इनको बोलते हैं हम, फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आप ये लिखेंगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और इस CO2 को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट लेता है इसको CO2 को, और उसको क्या करता है, O2 में कन्वर्ट करता है। और इस केस में क्या होगा, प्लांट क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, CO2 घटा रहा है,
और इसका बैलेंस बनाए रख रहा है। इसीलिए फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स बोलते हैं। वो लंग्स नहीं है, ग्रीन लंग्स है, क्योंकि लंग्स हमारा एक ही काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है ना, ब्लड को प्योरिफिकेशन में करता है, उसमें CO2 O2 का ही एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे भी CO2 O2 ही एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये भी लंग्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, पर ये ग्रीन कलर के हैं इसलिए ग्रीन लंग्स बोल दिया इनको। इंपॉर्टेंट ये बात। फिर आता है कि इम्पोर्टेंस क्यों है, हम इतनी बात फॉरेस्ट की कर रहे हैं तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो फॉरेस्ट नहीं होगा तो भैया इतनी सारी चीज़ें तो प्रॉब्लमेटिक है, और भी ज़्यादा है, वो हम बुक से पढ़ाएंगे। पहले ये देख लीजिए पहले क्या लिखा है। पहला, ये एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब रहने को जगह देगा, ठीक है, रहने को जगह दिया। उसके बाद वो O2 और CO2 इसके अंदर बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। बैलेंस के बाद में आपको खाना, ये रेनफॉल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, विंड। विंड कहाँ से क्रिएट हो रही, फॉरेस्ट से। तो ये नहीं होगा तो रेनफॉल इजी नहीं होगा या कम हो जाएगा। सोइल, मैंने अभी बताया था आपको कि सोइल अंदर की तरफ, रूट अंदर से जाती है और अंदर की तरफ बहुत सोइल को बांध के रखती है, बाहर भी बांधेगी अंदर भी बांधेगी। तो पानी आएगा तो ये इसको बहने नहीं देगा, तो सोइल को इरोज होने से बचाती है। सोइल इरोजन का नाम बताया था मैंने। तो इट प्रोटेक्ट सोइल इरोजन, ठीक है ना। एक और, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब रेन वाटर, हेल्प टू मेंटेन वाटर टेबल। फॉरेस्ट की जो वो होती है वो सीपेज को बढ़ाती है। इससे पहले भी मैंने एक पिक में लिखा था कि रूट जो होती है वो सीपेज को बढ़ाती है, इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाती है, लूज करती है सोइल को ताकि पानी अंदर चला जाए इजीली, या वो जड़ों के साथ साथ चला जाए। तो पानी का तो वाटर लेवल को बढ़ा रही ना। दूसरी बात है कि पहली तो वो कैनोपी जो आते हैं क्राउन, क्राउन पे गिरता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरता है, वहाँ पे सोइल इरोजन नहीं होने देती। फिर वो उसको अंदर जाने के लिए स्पेस देती है, उसको धीरा कर देती है, स्पीड तो बहता नहीं है तो वहाँ रुकेगा। इन सब में हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसके बाद में ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, और इनफिल्ट्रेशन होने के बाद में वाटर टेबल बढ़ेगा। इसीलिए वहाँ लिखा है कि मेंटेन करता है वाटर टेबल। मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो फॉरेस्ट में लगते हैं, वो आप वहाँ से मेडिसिन मिलती है। हमारे जितने मसाले हैं वो वहीं से मिलते हैं। इससे पहले मैंने बताया था काली मिर्च, ये तेज पत्ता, ये आपका जो बार्क जो होती है जिसको हम बोलते हैं दालचीनी। इसके बाद में वो कुछ भी फ्लावर, इवन दो लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सब वहीं से मिलते हैं, ठीक है ना। टिम्बर, लकड़ी के मामले में लकड़ी वहीं मिलती है, और भी यूजफुल प्रोडक्ट वहीं से मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं मेनी पीपल लाइव इन फॉरेस्ट, सही कह रहे हैं, वहाँ लाइव करते हैं। और फॉरेस्ट उनको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, वाटर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, रेनफॉल दे रहा है, ठंडक दे रहा है, ठंडक भी वहीं होती है, ठीक है ना। वहाँ पे आप देखने बहुत ठंडा रहता है, तो ये सब चीज़ें रहने के लिए वो दे रहा है, और बैलेंस बनाए रख रहा है। इस पूरी अर्थ के लंग्स हैं वो, ठीक है ना। और अर्थ के लंग्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन तो हमको अमेजन जो जंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पूरे अर्थ का लंग्स अमेजोन के जंगल है। वो जंगल क्या करते हैं, इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कि मतलब वो उसको अर्थ का जंगल बोला, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल गई उसकी, ठीक है ना। इसी तरीके से एक चीज़ और लिखी हुई है आपकी बुक में, ये पहली वाली पिक देखिए, उसमें क्या लिखा है कि इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। देखिए फर्स्ट वाला पिक देखिए, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ द CO2 इन एयर विल इंक्रीज, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द एटमोसफियर एंड अर्थ प्रेशर, अर्थ टेम्परेचर। ये देखिए मेन क्या चीज़ है, होता क्या है कि इसके लिए पढ़ाने के लिए हमको ग्रीन उसको पढ़ाना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ये कह रहा है कि अगर ये प्लांट को आप डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। आपने ये ऐसा करने के लिए आपने इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट को काटा, यहाँ से CO2 का जो बैलेंस हो रहा था, CO2 ख़त्म की जा रही थी और O2 प्रोवाइड की दिया, ये काम ख़त्म हो गया। इस वाले जो है इसमें CO2 ही CO2 प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका कोल बर्न हो रहा है ना, कोल बर्न होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा। अब आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, आपकी अर्थ के ऊपर CO2 प्रोड्यूस होती तो वो एक एटमॉस्फेयर के ऊपर इस तरीके से एक लेयर बनाती है, ठीक है ना। तो सनलाइट जो आती है वो इसको भेद कर अंदर आ जाती है, पर यहाँ से जो हीट पैदा होती है वो हीट बाहर नहीं जा पाती है। तो होता क्या है कि हीट यहीं पे ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। हीट का यहीं पे ट्रैप होने से क्या होगा, हीट एनवायरनमेंट में आती है, एनवायरनमेंट इस हीट को लेकर हॉट हो जाता है।
और एनवायरनमेंट का हॉट होना, इसको बोलते हैं हम वार्मिंग। और वार्म किस क्या चीज़ हो रही है कि बोले अर्थ इज वार्मिंग, तो अर्थ को हम बोलते हैं ग्लोब, इसको बोलते हैं ग्लोब। तो हम क्या लिखेंगे, ग्लोब इज वार्मिंग, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो आपके इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है, तो वो ये कह रहे हैं कि ग्लोब वार्म हो जाएगी, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए लिखा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर CO2 बढ़ गई। तो ये जो लेयर है वो किसकी लेयर है, ये पांच मेन, तो पांच चीज़ों की, जिसमें से एक आती है CO2, एक आती है CFC, एक आती है CH4, एक आती है वाटर वेपर। ठीक है ना, H2O जो होती है ना वाटर वेपर, एक और भी NO2 SO2 ये भी है। पर मेन जो मेजर जो इफेक्ट है वो CO2 का है। ये CO2 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग में। और ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब आज की मतलब मैं देख रहा हूँ 5-7 साल से ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट होता जा रहा है हमारे टेम्परेचर के को बढ़ाने के लिए। हमारा टेम्परेचर 48, 47, 49, मतलब इतना 50 पे तो प्रोटीन गलने लगता है, आपकी बॉडी की डेथ हो जाएगी अगर ये 50 के टेम्परेचर पे आप बाहर निकल गए, क्योंकि उसमें प्रोटीन जो होता है ना पिघल जाता है 50 के टेम्परेचर पे। ठीक है ना। इस केस में क्या हो रहा है, आप देखना हीट स्ट्रोक हो गया, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ही तो हो रहा है, और उसका कारण है CO2 का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर फॉरेस्ट है तभी हम इसमें बच पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये सारा जो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, ट्रैपिंग ऑफ हीट ज़्यादा होगा, उस केस में इतना टेम्परेचर होगा कि हम बाहर नहीं निकल सकते। इवन दो हमारी गाड़ी जैसे बाहर पड़ी हुई है, उसकी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो वो टायर जो है ना वो गल जाएगा, गल के वो पिघल जाएगा, पिघल के एकदम वो पानी जैसा बह जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें गल जाएगी, उसमें प्लास्टिक के ऊपर टंकी है वो गल जाएगी, है ना। इवन दो जो लीफ है वो जल जाएगी, लीफ जो होती है इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो शुक्र है कि वो पानी ऊपर जा रहा है तो पानी बाहर जा रहा है तो उसकी हीट को ट्रांसपीरेशन जो कूलिंग दे रहा है उससे वो बच रही है। हमारे को स्वेटिंग होती है तो हमारे कूलिंग इफेक्ट होता है उससे, ट्रांसपीरेशन से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट होता है, उसके अंदर भी पानी ही जा रहा है। तो फॉरेस्ट में क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि पानी है। तो इम्पोर्टेंट बात समझ में आ गई आपको, ग्लोबल वार्मिंग कि ट्रैपिंग ऑफ हीट, एनवायरनमेंट हॉट होगा इसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, CO2 इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल। अगला लिखा हुआ है इसमें कि एक और चीज लिखी है, इफ द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज और प्लांट द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि फूड एंड शेल्टर के लिए तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, खाना कहाँ से मिलेगा इनको, दूसरे देखिए जैसे मान लो कि रहने के लिए नहीं मिलेगा, तो सांप अगर इधर उधर चला गया, आप बोलते हो सांप हमारे घर में आ गया, अरे हमारे घर में नहीं आया, हमने उनके जंगलों को कैप्चर कर लिया है, उनके पहले यहाँ जंगल हुआ करते थे, हमने उस पर घर बना लिया है। तो हम उनके एरिया में नहीं जा रहे, हम उनके एरिया में जा रहे हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं। गलती सांप की नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमको तो अब वो चाहिए, जंगल काटो हमारे को घर बनाना है, एक घर से काम नहीं चलेगा, दो घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती है ना अर्थ को गड़बड़ कर रही है, सारा नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। एनवायरनमेंट प्रेमी बनिए, फॉरेस्ट पे प्रेम कीजिए। तो ये कह रहा है कि जब नहीं होगा तो वो खाना कहाँ से मिलेगा और शेल्टर कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल सही है। तीसरी चीज लिखी है कि इन द एब्सेंस ऑफ द ट्री द सोइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड। अभी कह रहा है कि जब यहाँ ट्री नहीं होगा तो क्या होगा, जमीन होल्ड ही नहीं कर रही पानी को, तो क्या होगा, वो पानी एक तो जा रहा था उसको भी क्या हो रहा है, वो होल्ड नहीं कर रही तो अंदर चला जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एक्चुअली कैपेसिटी होती है सीपेज की वो भी नहीं होगी तो फ्लड आएगा। फ्लड आएगा मतलब रोकने वाला कोई तो चाहिए ना, एक तो उसने बहा दिया, सोइल इरोजन करेगा फ्लड, उसके बाद में वहाँ पे और कोई भी प्लांट नहीं लगेगा, ह्यूमस नहीं लगेगा। ठीक है ना, और उसके अलावा भी मैं टॉप सोइल तो उड़ा के ले गया, उसके बाद लाखों लाखों मतलब कम से कम ढेरों साल तक वहाँ पर कोई चीज़ नहीं हुई क्योंकि ह्यूमस सब बर्बाद हो गया। हमारे बिहार में यही प्रॉब्लम है, हर साल बाढ़ आती है तो ह्यूमस को बहा के ले जाती है, और जहाँ ह्यूमस जाता है वहाँ पे फर्टिलाइज लैंड है, वहाँ पे खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना खाद ही वहाँ पे प्लांटिंग हो रही है, क्रॉप हो रही है। जहाँ है वहाँ पे डालते जा रहे हैं, हर साल बर्बाद होते जा रहा है। तो ये फ्लड बहुत बेकार चीज़ है, प्लांट होंगे तो वो रोकेगी, उसका स्पीड को रोकेगी, बाइंड करके रखेगी उसको, सोइल को इरोज होने से बचाएगी। और है ना, और उसके बाद में जो सीपेज होता है ना वो आप देखना कि जैसे प्लांट होता है वहाँ सीपेज भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि लूजली बाउंडेड होती है, उसके अंदर वो होती है कैपिलरीज होती है जो जल्दी से पानी को नीचे ले जाती है। चौथा लिखा है डिफोरेस्टेशन विल
एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है डिलीट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिलीट करना। हम फॉरेस्ट को लगाने की बात कर रहे हैं, अगर डिलीट होगा तो क्या होगा? जितनी बातें मैंने बोली है सब चीज़ों को डेंजरस के रूप में लीजिए। मेडिसिन, ऑक्सीजन, रेन, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। फूड, शेल्टर, है ना, सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फिर बाद में हम ही को परेशानी है। इसीलिए आज देखना कि लकड़ी कितनी महंगी हो गई, क्योंकि लकड़ी, ट्री होंगे तो लकड़ी होगी, तो बहुत महंगी हो गई। चाहिए तो सही हमको, लेकिन हम उगाएंगे नहीं। उगाएंगे तो भी ना एनवायरनमेंट साफ होगा। अभी आप देखिए ग्वालियर में जाइए, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे अभी शिवपुरी में तो काफ़ी अच्छा उसमें वो है, प्लांटेशन है, ये माधव नेशनल पार्क में इतना सारा है, वहाँ का ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं है ये ऑक्सीजन वहीं वहीं रह जाएगी, वो जहाँ उसका टेम्परेचर होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो मूव करती रहती है। तो डिफॉरेस्टेशन से हम सब लिविंग को फ़ायदा है। और ये जो डिफॉरेस्टेशन जितना होगा उतना फ्लड आएगा, उतना ये मिसबैलेंस, और इसके बाद में सर्वाइवल तो एकदम ख़त्म ही समझो। उस केस में लिविंग को तो अब अपने जाग ही जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगेंगे तभी आप बच पाएंगे। और उसका बैलेंस कैसे करना है, हमको क्या करना है, जानवरों के लिए हमको क्या सोचना है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमको पॉजिटिवली थिंक करना होगा।